हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, आज है संडे। जो कुछ भी हमने आज तक क्लासेस में पढ़ा है उन सब का करने वाले हैं हम आज रिवीजन। और रिवीजन में रखे हैं हमने 100+ क्वेश्चंस जो हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए, जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर 9634656565 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां आपको नोट्स की PDF फाइल अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? भाष। ये जो संस्कृत का शब्द है भाष, इसमें आ प्रत्यय लगाकर शब्द बना भाषा। नेक्स्ट, भाषा का मूल और प्राचीन रूप। तो भाषा का मूल और प्राचीन रूप मौखिक भाषा। देखिए, हमने क्लासेस में डिस्कस किया था कि भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो ये जो मौखिक भाषा है यही भाषा का मूल और प्राचीन रूप है। नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी इकाई, वो है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, इसका भी आंसर वर्ण। लेकिन भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई वो है हमारी ध्वनि। नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, आंसर शब्द। वाक्य में रखे जाने की योग्यता प्राप्त कर चुका शब्द उसे कहेंगे हम पद। भाषा की पूर्ण या पूर्णतम इकाई, भाषा की पूर्ण इकाई या फिर भाषा की पूर्णतम इकाई, आंसर वाक्य। देखिए, ये सब हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम 1 लाइनर क्वेश्चन की तरह रिवीजन कर रहे हैं। हिंदी किस अवस्था की भाषा है? तो हिंदी वियोगावस्था की भाषा है। हिंदी ही नहीं, जितनी भी नवीन भाषाएं हैं वो सब वियोगावस्था में ही आती हैं। वियोगावस्था से मतलब जिस भाषा के शब्दों को हम अलग अलग कर सकते हैं, जो कि हमें दिखाई देते हैं। जैसे पढ़ाई में हमें दिखाई दे रहा है पढ़ प्लस आई। प्राचीन भाषाएं किस अवस्था में आती हैं? तो जो प्राचीन भाषाएं हैं वो संयोगावस्था में आती हैं। जो हमारी संस्कृत भाषा है ये प्राचीन भाषा है और यह संयोगावस्था में आती है। जैसे इसका शब्द है रामः, तो रामः देख के लगता नहीं है कि इसमें रम प्लस सो इन दोनों को जोड़ के बना हुआ है ये शब्द, ठीक। नेक्स्ट है टकसाली भाषा का अन्य नाम। तो टकसाली भाषा को किस नामों से जानते हैं? मानक भाषा, परिनिश्चित भाषा। भारत की राजभाषा हिंदी। भारत की राजभाषा हिंदी। भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं। देखिए, भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। हिंदी भारत में अधिकतर लोगों के द्वारा बोली जाती है, समझी जाती है, लेकिन फिर भी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। प्रथम व्याकरण की रचना है अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि द्वारा रचित है। और यह कब रची गई? लौकिक संस्कृत में। नेक्स्ट चलते हैं प्रथम प्राकृत। प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? पाली। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। जैन साहित्य किस भाषा में रचा गया? प्राकृत। ब्राह्मण अपभ्रंश से किस आधुनिक भाषा का जन्म हुआ? सिंधी। पैशाची अपभ्रंश से किस आधुनिक भाषा का जन्म हुआ? लहदा और पंजाबी। हिंदी की मूल उत्पत्ति। देखिए, हिंदी की जो मूल उत्पत्ति हुई वह शौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी रूप से हुई है, ठीक। अरुणाचल प्रदेश की राजकीय भाषा वह है अंग्रेजी। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, यही 2 प्रदेश ऐसे हैं जिनकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है। उपभाषाओं की संख्या 5। अवधि का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश के पूर्वी हिंदी से हुआ है। हिंदी की विभाषाएं 5 हैं, अवधि, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी, मैथिली। ओके, विभाषाएं क्या होता है? जब कोई बोली विकसित अवस्था में पहुंच जाती है, यानी कि जिस बोली का विकास व्याकरण और साहित्य की दृष्टि से हो जाता है। तो हमारी विभाषाएं कितनी है हिंदी की? 5। खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो, जो कि 14वीं शताब्दी के कवि। रेखता किस भाषा को कहा जाता है? खड़ी बोली। खड़ी बोली को रेखता भी कहा जाता है।
ब्रजभाषा को बंगाल में क्या कहा गया? ब्रजबुली। और यह ब्रजबुली नाम किसने दिया? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। वहीं ब्रजभाषा को राजस्थान में क्या कहा गया? पिंगल। ग्वालियर में क्या कहा गया? चिकनबाड़ी। ठीक। अवधी भाषा का प्रथम काव्य मुल्ला दाऊद का चंदायन। अवधी भाषा का प्रथम काव्य क्या है? चंदायन, जो कि मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है। भोजपुरी की लिपि, देखिए भोजपुरी की 3 लिपियां हैं, कैथी, नागरी, महाजनी। भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारीदास ठाकुर। अंगिका किसकी उपबोली है? जो हमारी मैथिली है, मैथिली की उपबोली है अंगिका। ओकार बहुला, ओकार बहुला बोली ब्रजभाषा बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, इनमें ओ की मात्रा ज़्यादा लगती है। जैसे गया, गया से गयो, छोरा से छोरो। आकार बहुला खड़ी बोली और हरियाणवी, जैसे कि गया, आया, इसमें आ की मात्रा लगती है। उदासीन आकार बहुला ये है अवधी और बघेली। इकार बहुला जैसे भोजपुरी, जैसे आइल, गइल। भोजपुरी का नामकरण किसने किया? रेमंड ने। मैथिली का नामकरण कोलबुक ने। भाट भाषा किसे कहते हैं? डिंगल को। नाग भाषा कहते हैं पिंगल को। ठीक। गियर्सन नामकरणकर्ता के रूप में गियर्सन ने किन भाषाओं का नामकरण किया? देखिए गियर्सन ने 3 भाषाओं का नामकरण किया, राजस्थानी, बांगरू और बिहारी। व्याकरण के विभाग या व्याकरण के भाग, तो व्याकरण के कितने भाग होते हैं? 3, वर्ण, शब्द और वाक्य। 14 महेश्वर सूत्र के जन्मदाता शिव जी का डमरू। ननाद ढक्कम नव पंचबारम, यानी 9 और 5 इनको जोड़कर होता है 14। तो 14 महेश्वर सूत्र के जन्मदाता हैं शिव जी का डमरू। वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है वो कहलाते हैं व्यंजन, और जो स्वरों का उच्चारण किया जाता है वह बिना किसी की सहायता से किया जाता है। अयोगवाह 2 हैं, अनुस्वार और विसर्ग, यानी कि अंग और अह। मात्रा के आधार पर या समय के आधार पर स्वरों का विभाजन 3 भागों में किया गया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों का विभाजन किया गया है 3 भागों में, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। विव्रत स्वर है, विव्रत से मतलब जिसमें मुख ज़्यादा खुलता है, आ, तो विव्रत स्वर कौन सा है? आ। नेक्स्ट है वर्गीय व्यंजन, तो वर्गीय व्यंजन कौन से हैं? क से म तक 25, क से म तक। स्पर्श संघर्षी व्यंजन च, छ, ज, झ। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। लुंठित व्यंजन र। प्रकंपित र। देखिए र अंतस्थ व्यंजन में भी आता है, लुंठित भी है और ये प्रकंपित भी है। लुंठित इसीलिए क्योंकि जब हम र का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ है वो ऊपर की तरफ मुड़ी होती है, और प्रकंपित इसीलिए है कि जब हम र का उच्चारण करते हैं तो जो जीभ हमारी ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है वह धीमे धीमे कांपती हुई आगे आती है, तब र का उच्चारण होता है। र बोल के देख लीजिए। नेक्स्ट है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी व्यंजन श, श, श। स्वर यंत्रमुखी व्यंजन ह। देखिए ऊष्म व्यंजन में आते हैं श, 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 ह, लेकिन ऊष्म संघर्षी व्यंजन में आते हैं तीनों स, यानी सकार। नेक्स्ट है प्राणवायु के आधार पर ऊष्म व्यंजन हैं, ये है महाप्राण, क्योंकि ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण में ज़्यादा वायु की आवश्यकता पड़ती है। स्वर तंत्रियों के आधार पर ह क्या है? सघोष, क्योंकि ह उच्चारण करने में जो हमारी स्वर तंत्रियाँ हैं वो झंकृत हो उठती हैं। दंतोष्ठ व्यंजन हैं, दंतोष्ठ जिसमें दांत और होठ दोनों की आवश्यकता पड़ती है। व और फ बोल के देख लीजिए, व और फ, इन दोनों का उच्चारण करने में हमें अपने दांत की और होठ की आवश्यकता पड़ेगी। सकार की विशेषता, सकार की क्या विशेषता है? देखिए तीनों स, जो पहला ये जो श है ये से हम बोलते हैं तालव्य श, दूसरा श को बोलते हैं मूर्धन्य स, और इसको बोलते हैं दंत्य स। औ का उच्चारण स्थान, ये औ, ये क्या है? ये आगत स्वर है और इसका उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ। नेक्स्ट है दंतमूल या वर्त्स्य व्यंजन, ये हैं न, ल, र, स, ज। नासिक के व्यंजन जो कि पंचमाक्षर हैं, अंग, य, न, न, म। उद्वित व्यंजन, उद्वित व्यंजन वर्गीय व्यंजनों को ही कहा जाता है जो कि क से म तक हैं 25। नेक्स्ट है ढूंढाड़ी किस बोली का नाम है? तो ढूंढाड़ी जयपुरी का नाम है, जयपुरी का दूसरा नाम है ढूंढाड़ी। अंतर्वेदी किस बोली को कहा जाता है?
अंतर्वेदी ब्रज भाषा को कहा जाता है। हरियाणवी की उपबोली है जाटू, चमरवा, अहिरवाटी। बिजनौरी किस भाषा की बोली है? जो बिजनौरी है ये हमारी खड़ी बोली की उपबोली है। औरत, पैसा किस भाषा के शब्द हैं? यह अवधी भाषा के शब्द हैं, क्योंकि जो अवधी भाषा है यह इकार बहुला है। खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लल्लू लाल और सदल मिश्र ने 1808 में। हिंदी की प्रकृति कैसी है? हिंदी की प्रकृति है रचनात्मक, क्योंकि यह अपने ही शब्दों में प्रत्यय लगाकर नवीन शब्दों की रचना करती रहती है। नेक्स्ट है कीर्तिलता की भाषा। कीर्तिलता की भाषा है अवहट्ट, जो कि अपभ्रंश के बाद का समय है। वेदों की रचना हुई वैदिक संस्कृत में। जब किसी बोली का विस्तार हो जाए तो वह कहलाती है विभाषा। नेक्स्ट है मानक हिंदी में कुल ध्वनियों की संख्या। कल भी हमने डिस्कस किया था ये 52, उच्चारण स्थान के आधार पर 44 कैसे है? 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, इस तरह से 44। और जो 52 यानी 52 ध्वनियाँ हैं वो कैसे हैं? इसमें 11 स्वर हैं, 2 अयोगवाह हैं, 33 व्यंजन हैं, 2 द्विगुण हैं ड़ ढ और 4 संयुक्त हैं छत्र ज्ञ स्र। ठीक है, इस तरह से ये 52 स्वर हैं 11 और मात्राएं हैं 10। जो हमारे मूल स्वर हैं अ, ए, ओ, रे, ठीक, इन्हीं से सभी स्वरों का जन्म हुआ है। अयोगवाह कौन से हैं? अंग, अह। ऋ का दीर्घ नहीं होता। एग्जाम में पूछा जाता है ऋ का किसका दीर्घ नहीं होता? तो ऋ का दीर्घ नहीं होता। नेक्स्ट ए, ऐ, ओ, औ, इनका ह्रस्व नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो बड़ी ए है इसका ह्रस्व क्या होगा? छोटी ए। लेकिन ये जो छोटी ए है ये भी क्या है? दीर्घ है, तो इसीलिए इन चारों का ह्रस्व नहीं होता। नेक्स्ट लृ। जो लृ है ये हिंदी में व्यंजन के रूप में रखा जाता है, लेकिन लृ को संस्कृत में स्वर माना गया है। मान स्वरों की संख्या 8 है। हिंदी में अर्धस्वर हैं य और व। संस्कृत में अर्धस्वर हैं य, र, ल, व। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल आगत वर्ण हैं 6, जिसमें आगत स्वर है ओ। ठीक, तो स्वर कितने हुए? आगत 1 हुआ। और आगत व्यंजन है 5, जो कि क, ख, ग, ज, फ। इन पांचों के नीचे जो नुक्ता लगा हुआ है ये फारसी से लिए गए हैं, ये हैं आगत व्यंजन। इस तरह से कुल आगत वर्ण हुए हमारे 6। तो ये थे हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो हमने अब तक की क्लासेस की उन सब का यहाँ रिवीजन भी हो चुका। कल हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।